हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। लास्ट क्लास में हमने समझा था मॉड्यूलेशन क्या होता है, नीड ऑफ़ मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों है, तो ये सब हमने समझा था। ठीक है, उसके बाद हमें जो समझना है कुछ और बेसिक्स हैं, वो आज लास्ट होगा ये लेक्चर बेसिक्स के लिए। इसके बाद हम मेन कोर्स में आ जाएंगे जो हमारा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट में जो हमारे सिलेबस में के अकॉर्डिंग हम चलेंगे फिर। ठीक है, अभी ये बेसिक्स समझाने ज़रूरी थे क्योंकि बिना बेसिक्स के आपको आगे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो अभी हमने देखा था कि एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन, जिसमें जो आपका चैनल होता है उसमें वायरिंग होती है। ठीक है, अभी हम समझेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। मतलब अब आप सिग्नल को किसी वायर के थ्रू नहीं भेजेंगे, वो सिग्नल आपको फ्री स्पेस में भेजना है। फ्री स्पेस मतलब हवा में। ठीक है, जैसे आपके मोबाइल के सिग्नल्स होते हैं, जैसे अभी हम सिग्नल्स में बात कर रहे हैं, तो ये कोई तार नहीं होगी जो जा रही होगी, ये फ्री स्पेस से ही जा रहा होगा। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपको टोटल मिला के कितने ब्लॉक्स दिख रहे हैं आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल यहाँ पे आपके 6 ब्लॉक्स हैं। सबसे पहला ब्लॉक क्या है, सोर्स, और सबसे आखिरी ब्लॉक क्या है, डेस्टिनेशन, जो पहले भी यही था। डेस्टिनेशन की जगह पे मैंने रिसीवर रखा था, तो सेम ही है। ठीक है, सोर्स हमारा सेंडर हो गया जो इन्फॉर्मेशन देगा, और ये इन्फॉर्मेशन लेगा। ठीक है, अब इसमें जो नए 2 ब्लॉक आए हैं वो है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इनपुट ट्रांसड्यूसर और आउटपुट ट्रांसड्यूसर तो पहले भी थे। ठीक है, ये जो इधर के, अब मैं बोलूँ इधर के 2 ब्लॉक और उधर के 2 ब्लॉक, ये दोनों के दोनों, इधर के 2 और उधर के 2 पहले भी थे। अब हमारे जो नए ब्लॉक्स हैं वो है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो जो पहले वाला काम था वो अभी भी है, मतलब जो इनपुट ट्रांसड्यूसर है, सोर्स का काम, आउटपुट ट्रांसड्यूसर, डेस्टिनेशन का काम, जो पहले वायर्ड कम्युनिकेशन में था वो अभी भी है, कुछ नया नहीं है उसमें। पर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का यहाँ पे हम यूज़ बताएंगे, यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं वो। और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ही मेरा चैनल है। और चैनल कैसा है मेरा, चैनल मेरा जो है वो है वायरलेस चैनल। मतलब यहाँ से बीच में जो सिग्नल जा रहा है वो किसी वायर से नहीं जा रहा है, वो फ्री स्पेस में जा रहा है। ठीक है, अब दोबारा से मैं बता देता हूँ इनका काम क्या है। सोर्स क्या करेगा, सिग्नल को भेजेगा। इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जो फिजिकल सिग्नल सोर्स ने भेजा है, जो आवाज़ आई है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, अगर मैं वायर के थ्रू भेज रहा होता तो फिर इन दोनों की ज़रूरत नहीं थी, पर अगर मैं वायर के थ्रू नहीं भेज रहा हूँ तो मुझे बीच में ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो चैनल पे जाने से पहले, फ्री स्पेस में जाने से पहले मुझे क्या, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, एक लगा दिया यहाँ पे ब्लॉक, वो है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करेगा, जो सिग्नल यहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ज़्यादा दूर तक फ्री स्पेस में जा नहीं पाएगा, तो साथ में कैरियर जोड़ देगा। तो कैरियर और यहाँ से जो मैसेज सिग्नल आ रहा है, मॉड्यूलेटर खुद ही एक कैरियर जोड़ देगा मैसेज सिग्नल के साथ, जो यहाँ से आएगा। दोनों जब मिल जाएंगे तो जो सिग्नल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हाई। और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आपको पता है बड़े आराम से लंबी दूरी तय कर सकता है। ठीक है, उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो ज़्यादा दूरी तक जा सके। तो यहाँ से जो सिग्नल जाएगा मॉड्यूलेटर के बाद, वो कौन सा सिग्नल जाएगा, वो जाएगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसमें मैसेज भी होगा, जिसमें कैरियर भी होगा, और उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई। तो जो चैनल होगा वहाँ से कौन सा सिग्नल जाएगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बड़े आराम से डीमॉड्यूलेटर तक पहुँच जाएगा, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी है। डीमॉड्यूलेटर का काम क्या है, डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, मॉड्यूलेटर का रिवर्स करता है, अपोजिट। ये क्या करता है, ये करता था मैसेज और कैरियर को मिलाने का काम। इसका काम क्या है, मैसेज और कैरियर को अलग करने का काम। ठीक है, अब हमें मतलब किससे है, मतलब हमें कैरियर से नहीं है। कैरियर तो सिर्फ एक ज़रिया है मैसेज को ले जाने के लिए। हमारा मेन जो मतलब है, जो काम है, किससे पड़ेगा हमारा काम पड़ेगा मैसेज से। तो डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा कि जो मैसेज और कैरियर यहाँ से आ रहे हैं डीमॉड्यूलेटर के पास, डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, कैरियर को हटा देगा और मैसेज को रख लेगा, कैरियर को रिमूव कर देगा सिग्नल में से। तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में 2 पार्ट्स होते थे, एक मैसेज होता था, एक कैरियर होता था। तो कैरियर को वो हटा देगा, सिर्फ मैसेज को रहने देगा, क्योंकि वही, उसी से हमारा काम है, वही इन्फॉर्मेशन हमें जाननी है। डीमॉड्यूलेटर आगे क्या फॉरवर्ड करने वाला है, सिर्फ मैसेज सिग्नल। कैरियर तो गया। अगर डीमॉड्यूलेटर आपने नहीं लगाया और सीधा आउटपुट ट्रांसड्यूसर को दे दिया सिग्नल, तो जो सिग्नल जाएगा वो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जाएगा। और आपको पता है कि जो ऑडिबल रेंज है हमारी वो 20 किलो हर्ट्ज़ तक है, पर यहाँ से जो सिग्नल आ रहा होता है मॉड्यूलेटर से, वो मेगा हर्ट्ज़ में आ रहा होता है। तो अगर आपने डीमॉड्यूलेटर नहीं लगाया तो सिग्नल आगे जो जाएगा वो कौन सी फ्रीक्वेंसी में जाएगा, मेगा हर्ट्ज़ में। और मेगा हर्ट्ज़ में डेस्टिनेशन में जो भी सुन रहा होगा उसे सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए तो अल्ट्रासोनिक साउंड हो जाएगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मेगा हर्ट्ज़ में। और उसे कहाँ तक सुनाई देता है, सिर्फ किलो हर्ट्ज़ तक। ठीक है, तो डीमॉड्यूलेटर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ मैसेज चाहिए, कैरियर नहीं चाहिए। तो जैसे ही ये कैरियर को अलग करेगा, मैसेज आगे जाएगा, तो मैसेज की फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है
जो हम ऑडिबल रेंज में होती है, जो हमें सुनाई दे सकती है। उसके बाद आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से आ रहा है वो क्या करेगा, उसे वापस से फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। बस इसी इनपुट ट्रांसड्यूसर का अपोजिट ही करता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। ये फिजिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है और ये वापस से जो इधर से इसके पास इलेक्ट्रिकल आ रहा है उसको किस में बदल देगा, फिजिकल में। तो जो फिजिकल सिग्नल होगा वो बड़े आराम से डेस्टिनेशन में जो भी होगा वो उसे सुन लेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल इस ब्लॉक डायग्राम का पूरा काम था। और यहाँ पे बस ध्यान दीजिएगा कि वायरलेस, ये इंपॉर्टेंट है, वायरलेस कि बिना वायरिंग के जो हमारा चैनल है वो उसमें कोई वायरिंग नहीं है, सिंपल एक एंटीना है। यहाँ पे जो एंटीना लगा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे एक एंटीना लगा है, ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल जाएगा और डी मॉड्यूलेटर पे दूसरा एंटीना लगा है, तो इस पे सिग्नल पहुँच जाएगा। यहाँ से सिग्नल जाएगा डी मॉड्यूलेटर के एंटीना पे, वो सिग्नल पहुँच जाएगा। पर डी मॉड्यूलेटर के इनपुट पे जो सिग्नल आएगा, डी मॉड्यूलेटर पे जो सिग्नल आएगा उसमें मैसेज भी होगा, कैरियर भी होगा। तो इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि कैरियर को हटा देगा और आगे यहाँ पे कौन जाएगा, सिर्फ मैसेज सिग्नल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक ब्लॉक डायग्राम है वायरलेस कम्युनिकेशन का और इन सब की वर्किंग ये है। आई होप सो आपको इतना समझ आया। हाँ, तो अभी हमने देख लिया वायरलेस कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम क्या है, और उसके बाद मुझे आपको जो कुछ बताना है, तो कुछ टर्म्स है हमारी, तो वो जान लेते हैं वो होती क्या है। जैसे कि नॉइस, तो नॉइस हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अभी नॉइस। तो नॉइस से आप लोग या हम लोग सारे के सारे क्या समझते हैं, नॉइज़ मतलब एक शोर मतलब जो हमें पसंद नहीं है, ठीक है, वो उसे हम नॉइज़ बोल देते हैं कि भाई नॉइज़ हो रही है, बहुत शोर आ रहा है। तो अगर कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में बात करें, कम्युनिकेशन की भाषा में बात करें, तो हम कम्युनिकेशन में बोलते हैं नॉइज़ एक अनवांटेड सिग्नल है जिसे हम चाहते ही नहीं है। ठीक है, एक अनवांटेड सिग्नल है जो आपके ओरिजिनल सिग्नल में, जो सिग्नल आपको वांटेड है, मतलब जो आपको चाहिए, उसमें नॉइज़ अगर आ जाए, ठीक है, तो वो आपके सिग्नल को ख़राब कर देता है। तो नॉइज़ एक तरह का अनवांटेड सिग्नल है जो हमें चाहिए नहीं, पर वो कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से हमारे मैसेज सिग्नल में आ ही जाता है। ठीक है, और वो आता कैसे है, किन सिग्नल्स, मतलब उसका बिहेवियर क्या है वो हम जानते हैं, नॉइज़ सिग्नल का बिहेवियर है क्या। तो अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो नॉइज़ एक अनवांटेड सिग्नल है जो आपके मेन सिग्नल को डिस्ट्रॉय कर देता है या थोड़ा सा ख़राब कर देता है, इंटरफेयर करता है उसके साथ। ठीक है, जो कि होना नहीं चाहिए। नॉइज़ आपके सिग्नल में कम से कम रहनी चाहिए, आपका मेन सिग्नल ज़्यादा रहना चाहिए और आपका जो नॉइज़ है वो कम से कम रहना चाहिए, क्योंकि अगर नॉइज़ ज़्यादा हो गई मेन सिग्नल से तो आपका जो सिग्नल था, इन्फॉर्मेशन थी, वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो नॉइज़ को हमें मिनिमम करना है। कम्युनिकेशन में हम चाहते हैं कि हमारी जो नॉइज़ हो वो सबसे कम हो। तो नॉइज़ का बिहेवियर क्या है पहले वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट है इसमें कि जो नॉइज़ सिग्नल है वो इफ़ेक्ट करता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को। इसको समझिए, जो आपका नॉइज़ होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ही इफ़ेक्ट करता है। एक्चुअली जो नॉइज़ होती है वो पाई, मतलब कहाँ पे मिलती है, कहाँ पे पाई जाती है, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी रेंज देखें तो नॉइज़ हमेशा मिड रेंज में, कहीं मतलब जैसे मेगाहर्ट्ज़ में या हाइयर, मतलब 1000 किलोहर्ट्ज़ और मेगाहर्ट्ज़ के बीच में, कहीं समझ लो ये उस बीच में होती है। मतलब ये लो फ्रीक्वेंसी में भी नहीं पाई जाती, ये नॉर्मली हाई फ्रीक्वेंसी में पाई जाती है या मिड रेंज फ्रीक्वेंसी में पाई जाती है। तो आपकी जो नॉइज़ होती है वो वहाँ पाई जाती है। तो अगर वो वहीं पाई जाएगी तो वह इफ़ेक्ट भी वहीं पे ही किसी को करेगी, क्योंकि अगर वो लो फ्रीक्वेंसी रेंज में है ही नहीं तो लो फ्रीक्वेंसी रेंज वाले सिग्नल्स को वो फ़र्क करेगी ही नहीं, उनको इफेक्ट करेगी ही नहीं। ठीक है, उनमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएगी वो। पर अगर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो उसमें ज़रूर वो चेंज कर देगी। तो नॉइज़ की एक प्रॉपर्टी है, वो क्या करती है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इफेक्ट करती है, उनमें प्रभाव डालती है, उनमें चेंजेस कर देती है। और हमारा जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है वो आपका जो पाया जाता है वो लो फ्रीक्वेंसी में तो मिलेगा नहीं, तो आपके लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल तो कभी भी इफेक्ट नहीं हो पाएंगे, पर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आपका ज़रूर इफेक्ट हो जाएगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट है आपका, क्योंकि पाई भी वहीं जाती है हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में ही, इसलिए। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है इट अफेक्ट्स एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। अब इस पॉइंट का मतलब समझते हैं। एम्पलीट्यूड आपको पता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, कोई भी सिग्नल कितना ऊपर है, कोई भी सिग्नल, मतलब जैसे अगर मैं सिग्नल में अगर एक बनाता हूँ, तो जैसे ये मैंने सिग्नल बनाया,
ये साइनसोइडल सिग्नल है मेरा, तो इसकी जो हाइट है ये ए है, मान लेते हैं ये -a, ठीक है। ये इसके पीक वैल्यूज़ हैं, पीक टू पीक। तो जो आपका नॉइज़ होता है वो फ़र्क किस में करता है, वो चेंजेस किस में लाता है, वो सिग्नल के एम्पलीट्यूड में लाता है, मतलब एम्पलीट्यूड को कम ज़्यादा कर सकता है वो। ये जैसे इसमें अगर मैंने सिग्नल है, इसमें नॉइज़ ऐड हो गई, ये ऐसा नॉइज़ ऐड हो गई, तो आपका जो सिग्नल होगा ये ऊपर से ये ऐसा बन जाएगा कुछ ऐसा। ये क्या हुआ कि ओरिजिनल सिग्नल तो ये था, ये ऊपर से नॉइज़ आई, ये जो मैंने ऐसा बना रखा है, ये नॉइज़ इसके साथ ऐड हो गई, तो ऊपर के सिग्नल को इसने ख़राब कर दिया है। तो आपका जो नॉइज़ है इसमें आप ध्यान से समझेंगे, नॉइज़ क्या करती है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इफेक्ट करती है। मतलब लो फ्रीक्वेंसी वालों में वो छेड़छाड़ ही नहीं करती, वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे ही छेड़छाड़ करती है, क्योंकि वो पाई ही वहीं जाती है। तो जहाँ वो पाई जाएगी तो उन्हीं टाइप के सिग्नल्स को वो ख़राब करेगी। दूसरा जो पॉइंट है, अब सिग्नल को ख़राब तो कर रही है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, पर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का कौन सा पैरामीटर ख़राब कर रही है। मतलब कि अगर कोई भी सिग्नल होता है उसके नॉर्मली 3 पैरामीटर है, एक एम्पलीट्यूड हो गया, एक फ्रीक्वेंसी हो गई, एक फेज़ हो गया। तो आपका जो नॉइज़ सिग्नल है वो किसको ख़राब करता है, वो करता है उसके एम्पलीट्यूड को ख़राब। तो आपका अगर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो उसका जो भी एम्पलीट्यूड होगा, अगर वहाँ पे नॉइज़ आ गई तो नॉइज़ क्या करेगी, उसके एम्पलीट्यूड में डिस्टर्बेंस कर देगी। ये डिस्टर्बेंस है, ये उसने सिग्नल में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। तो नॉइज़ का सिंपल सा फंडा यही है कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अफेक्ट करेगा, और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में किस चीज़ का बदलाव करेगा, किस चीज़ में फ़र्क लाएगा, वो लाएगा उसके एम्पलीट्यूड में। तो आपका जो मैंने अभी इससे पहले जो ब्लॉक डायग्राम बनाया था उसमें याद होगा आपका सोर्स था, फिर इनपुट ट्रांसड्यूसर था। तो सोर्स इनपुट ट्रांसड्यूसर तक जो मेरा सिग्नल है वो तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो मतलब नॉइज़ वहाँ इफेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद जब उधर आउटपुट ट्रांसड्यूसर और डेस्टिनेशन वाली जगह थी, वहाँ पे भी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो जाता है वापस से मैसेज, क्योंकि कैरियर हट जाता है, तो वहाँ पे भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जो बीच के ब्लॉक्स थे दो, एक मॉड्यूलेटर एक डीमॉड्यूलेटर, तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के बीच में, क्योंकि मॉड्यूलेटर क्या कर देता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी में बदल देता है। उसके बाद मतलब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के बीच में हमारा क्या होता है, चैनल। तो चैनल में आपकी नॉइज़ आ सकती है, सबसे ज़्यादा नॉइज़ भी वहीं पाई जाती है, और वहाँ पे ख़राब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है सिग्नल को, क्योंकि वहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, हाई। पहले तो लो थी, बाद में भी लो थी, पर बीच का जो चैनल था जहाँ से वो जा रही थी, क्योंकि बिना हाई फ्रीक्वेंसी के वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो एक एडवांटेज तो हमें मिल जाता है कि हमने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हाई कर दी तो हम ज़्यादा दूरी तक भेज सकते हैं। पर वहीं दूसरा जो उसका डिसएडवांटेज हो जाता है वो ये हो जाता है कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को आप भेजने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें नॉइज़ ऐड होने का ख़तरा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ आया। उसके बाद हम इसमें देखेंगे पावर कैसे निकालते हैं एक साइनसोइडल सिग्नल की। नेचर में जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो मेनली साइनसोइडल ही होते हैं, तो उनकी पावर किस तरीके से निकाली जाती है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो हमें निकालना है पावर ऑफ सिग्नल्स। अब जो सिग्नल्स होते हैं वो देखिए, आपने देखे होंगे साइन सिग्नल भी देखे होंगे, आपने स्क्वायर सिग्नल भी देखे होंगे, ठीक है, आपने ट्रायंगुलर सिग्नल भी देखे होंगे, और भी कई तरह के सिग्नल होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो सिग्नल्स होते हैं वे एक्चुअली स्क्वायर और ट्रायंगुलर, ये जो बाकी और भी हो गए सॉटूथ वेवफॉर्म, ये सब आपने जो सिग्नल देखेंगे एक्चुअली ओरिजिनेट नहीं होते, मतलब ये पहले से प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनको बनाया जाता है, जैसा आपने ओप एम्प पढ़ा होगा उन सब से। ठीक है, और भी कई सर्किट होते हैं जिनसे सिग्नल बनाए जाते हैं। नेचर में जो अवेलेबल सिग्नल है, नेचर में जो सिग्नल होते हैं ओरिजिनली वो ये होते हैं साइनसोइडल सिग्नल। ठीक है, साइन कॉस कह लीजिए, तो यही सिग्नल आपके नेचर में प्रेजेंट होते हैं। तो इन सिग्नल्स की पावर किस तरीके से निकालेंगे वो हम जानेंगे अभी। और हम इन्हीं सिग्नल्स की पावर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो बाकी सिग्नल्स हैं नॉर्मली हमारी जो वॉइस सिग्नल होता है वो स्क्वायर फॉर्म में या ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं होती है, हमारा जो वॉइस सिग्नल होता है वो साइनसोइडल फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो इसके हम पावर निकालना जानते हैं अभी कि पावर कैसे निकालते हैं। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मूला है, वैसे तो फॉर्मूला बताया जा सकता है, पर अब मैं सिंपल आपको यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि एक साइनसोइडल सिग्नल के लिए अगर आपको पावर निकालना है तो सिंपली क्या करिए, उसका एम्पलीट्यूड देखिए। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो क्या है, ए, तो ए का स्क्वायर, अगर मैं इसकी पावर निकालना चाहूँ, पावर को मैंने डिनोट कर दिया पी से, तो वो हो जाएगा ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ द पावर। ठीक है, तो अगर किसी भी साइनसोइडल सिग्नल की पावर निकालनी है तो उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से। ठीक है, और आपने साइनसोइडल सिग्नल्स की आरएमएस वैल्यू, डीसी वैल्यू, ये सब निकालनी सीखी है फर्स्ट ईयर में, जब आप हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर करते थे। तो एक साइनसोइडल सिग्नल है, जैसे अगर ये साइन, तो अगर आप ध्यान देंगे, अगर आपने पढ़ा होगा
तो उसकी जो RMS वैल्यू होती थी इसी सिग्नल की, वो होती थी, अगर मैं वोल्टेज निकाल लूँ इसका, तो RMS जो वोल्टेज होती थी वो होती थी, इसका जो भी एम्पलीट्यूड होता था A/√2, ठीक है। RMS वैल्यू ये होती थी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, तो अगर आप RMS वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे पूरी वैल्यू का, तो आपकी पावर निकल के आ जाएगी। तो किसी भी साइनसोइडल सिग्नल का पावर निकालना तो एक सिंपल तरीका तो यही है कि उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करो, डिवाइड कर दो 2 से। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको उसकी RMS वैल्यू याद है तो सिग्नल की RMS वैल्यू जो भी होगी उसको स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका आंसर तो भी यही आएगा, ठीक है। तो हमने ये सिग्नल ही इसलिए लिया है क्योंकि हमारे वॉइस सिग्नल किस में होते हैं, साइनसोइडल वेव फॉर्म में ही होते हैं। स्क्वायर ट्रायंगुलर हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। वो तो बनाए जाते हैं, वो एक्चुअली में वो सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो हम बनाते हैं टेक्निक से, ठीक है। तो आपका मेन सिग्नल इसका था, इसकी पावर निकालनी आपको आनी चाहिए थी, जो मैंने बता दिया है। इसके बाद हम जो देखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि फ़िल्टर, 2-3 फ़िल्टर बता देता हूँ आपको बेसिक से कि फ़िल्टर क्या करते हैं, किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि फ़िल्टर भी हम यूज़ करेंगे इस पूरे कम्युनिकेशन में। हाँ, तो फ़िल्टर क्या होता है, अगर फ़िल्टर को सिंपल भाषा में समझें तो फ़िल्टर मतलब जो छन्नी का काम करे, जो छान दे, ठीक है। तो आपके जो सिग्नल्स होते हैं वो 0 फ्रीक्वेंसी से लेके इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी के बीच में होते हैं। आपके जितने भी सिग्नल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 0 से लेके इन्फिनिट के बीच में होती है, पर आप चाहते हो कुछ पार्ट ही फ्रीक्वेंसी वाले जो सिग्नल है, मतलब जो पर्टिकुलर जो आप चाहते हो कि मैं चाहता हूँ यही आए, बाकी मुझे नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ़िल्टर करना पड़ेगा। जैसे सिंपली आप छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, चाय पत्ती आपकी ग्लास में ना आ जाए, सिर्फ चाय ग्लास में जाए, तो आप चाय पत्ती नहीं चाहते हैं, सिर्फ चाय चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको फ़िल्टर छन्नी यूज़ करनी पड़ती है। तो सेम हमारे कम्युनिकेशन में भी एक फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर का काम सिर्फ ये होता है कि यूज़र या जो भी उस सिग्नल कम्युनिकेशन सिस्टम को बना रहा है वो क्या चाहता है। वो अगर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को चाहता है कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को चाहता है कि बीच की फ्रीक्वेंसी को चाहता है, तो जिस हिसाब से उसकी चाहत है उसके लिए सिग्नल्स के लिए, उनकी फ्रीक्वेंसी के लिए, उस हिसाब का वो फ़िल्टर लेगा, उस हिसाब का वो फ़िल्टर का इस्तेमाल करेगा, और वही फ़िल्टर आपके उन्हीं सिग्नल को पास होने देगा जो वो चाहता है या मैं चाहता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी 2 आपके फ़िल्टर बताए यहाँ पे, एक लो पास फ़िल्टर है, एक आपका हाई पास फ़िल्टर है। अभी एक और बताऊँगा, वैसे 2 और हैं, एक बैंड पास फ़िल्टर भी होगा, एक नो पास फ़िल्टर भी होगा। तो उससे पहले हम सबसे पहले इन दोनों को देख लेते हैं। एक आपका है लो पास फ़िल्टर, दूसरा आपका हाई पास फ़िल्टर। तो आपका लो पास फ़िल्टर क्या करेगा, देखिए मैंने जो बनाया है इसका, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इसका। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे 0 है मेरा, स्टार्टिंग 0, यहाँ पे भी ये तो 0 इधर है, ठीक है। तो 0 से लेके एक फ्रीक्वेंसी है, एक कट ऑफ है, इस फ्रीक्वेंसी कट ऑफ तक जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी उनको ये लो पास फ़िल्टर पास करेगा, मतलब उनको नहीं रोकेगा, उनको ब्लॉक नहीं करेगा। पर FH के बाद, ये FH है, इसका रेंज है, मतलब इसका एक कट ऑफ है, लिमिट है कि इसके बाद के जितने भी सिग्नल्स होंगे, जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी, इसके बाद की फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को वो ब्लॉक कर देगा। सिर्फ पास कितनों को करेगा, 0 से लेके FH के बीच में इन सिग्नल को पास कर देगा, पर FH के बाद वाले जितने भी सिग्नल्स आएंगे उनको वो पास नहीं करेगा, ठीक है। तो लो पास फ़िल्टर का देखिए नाम क्या है, लो पास फ़िल्टर, मतलब लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पास कर देगा, तो इसलिए इसका नाम हो गया लो पास फ़िल्टर, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी, अभी FH जो होगा ज़्यादा नहीं होगा। अब लो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मान लेते हैं किलो हर्ट्ज़ में समथिंग। अब ये किलो हर्ट्ज़ कितना हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे किलो हर्ट्ज़ की बात करूँ तो मान लेते हैं 50 किलो हर्ट्ज़ या 20 किलो हर्ट्ज़। 20 किलो हर्ट्ज़ तक की जितने भी सिग्नल्स होंगे, मैंने एग्जांपल लिया है, ये 25 भी हो सकता है, ये 30 भी हो सकता है, ठीक है, पर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। तो 0 से लेके 20 किलो हर्ट्ज़ के जितने भी सिग्नल्स होंगे उनको ये पास कर देगा, और उसके बाद वालों को ये पास नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है लो पास फ़िल्टर का काम। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपका हाई पास फ़िल्टर है। अब हाई पास फ़िल्टर है, जैसे कि इसका नाम बोल रहा है, ये क्या करेगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ही पास करेगा, लो फ्रीक्वेंसी को रोक देगा। तो इसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से है कि 0 से लेके FL, ये इसकी लिमिट है, लोअर लिमिट है, ये इसकी हायर लिमिट थी, इसलिए मैंने FH नाम दिया कि इससे ज़्यादा को नहीं करेगा पास। ये इसकी लोअर लिमिट है कि भैया इससे पहले को जितने भी होंगे पहले वाले उनको पास नहीं करेगा। तो 0 से लेके FL, इसके बीच के जितने भी सिग्नल होंगे उनको ये आने नहीं देगा, उनको ये ब्लॉक कर देगा, उनको पास नहीं करने देगा। पर FL से लेके जितनी भी इन्फिनिटी तक जितने भी सिग्नल होंगे, FL से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी सिग्नल होंगे उन सबको ये
पास कर देगा। ये करता है हाई पास फ़िल्टर, FL से लेके इन्फिनिटी तक सबको पास कर देगा। तो आपको ये दोनों सिग्नल मतलब जो भी मैंने फ़िल्टर बताए हैं, लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर, आपको ये समझ आया होगा। अब ये FL मान लेते हैं, मैंने मान लिया 100 किलोहर्ट्ज़। अब 100 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी उनको हाई पास फ़िल्टर पास कर देगा, पर 100 किलोहर्ट्ज़ से पहले जितनी भी फ्रीक्वेंसी होंगी उन सबको ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये मैंने बेसिक बताया और ये मैंने आइडियल केस बताया। बिल्कुल एक्चुअली ऐसा होता नहीं है कि कट टू कट 100 ही करेगा, हो सकता है वो 99 को भी पास कर दे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आइडियल केस होते हैं, परफेक्ट फ़िल्टर, बिल्कुल एकदम मार्जिन बिल्कुल कट है। पर ये आइडियली ऐसे होते नहीं है। प्रैक्टिकली अगर दुनिया की बात करें तो आइडियल जैसी चीज़ होती नहीं है, पर हम आइडियल को एज अ रेफरेंस लेके चलते हैं। तो ये आइडियल केसेस हैं कि 100 किलोहर्ट्ज़ के बाद वालों को ही पास करेगा, उससे पहले को नहीं करेगा। पर ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि 99 वाले को भी पास कर देता है। ठीक है, पर ये नहीं कि हाँ 80 वाले को भी पास कर दिया, वो नहीं करेगा। 99 वाले को भी पास कर सकता है क्योंकि एकदम परफेक्ट नहीं होता है। सेम यहाँ पे भी 20 किलोहर्ट्ज़ तक ही पास करेगा, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है 21 किलोहर्ट्ज़ को भी पास कर दे, पर ये नहीं कि वो 30 किलोहर्ट्ज़ को भी पास करेगा, उसको पास नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आइडियल केसेस बताए मैंने। इसके बाद हम देखेंगे, ये दोनों मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, लो पास हो गया है तो अब कर लेते हैं बैंड पास फ़िल्टर। आपका तीसरे नंबर का जो फ़िल्टर है वो है बैंड पास फ़िल्टर, और इसको कर देते हैं नो पास फ़िल्टर। नो पास फ़िल्टर, देखिए बैंड पास फ़िल्टर क्या करेगा, ना ज़्यादा लो वालों को पास करेगा ना ज़्यादा हाई वालों को पास करेगा, वो एक मिड फ्रीक्वेंसी रेंज वालों को ही पास करेगा। तो इसकी एक लिमिट हो गई, एक इधर से भी लिमिट हो गई, एक उधर से भी लिमिट हो गई। एक हो गया आपका FL, एक हो गया आपका FH, एक लोअर लिमिट हो गई, एक आपकी हायर लिमिट हो गई। तो मान लेते हैं यहाँ पे आ गया आपका 20 किलोहर्ट्ज़ और ये FH मान लेते हैं 100 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बैंड पास फ़िल्टर आपका 20 किलोहर्ट्ज़ से लेके 100 किलोहर्ट्ज़ तक के सिग्नल को ही पास करेगा, उसके पहले वालों को भी नहीं करेगा पास और उसके बाद वालों को भी पास नहीं करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल था ये। एक तरह से समझ लीजिए लो पास फ़िल्टर और हाई पास फ़िल्टर के बीच का है। लो पास फ़िल्टर क्या कर रहा था, सिर्फ लो वालों को पास कर रहा था, हाई को नहीं कर रहा था। हाई पास फ़िल्टर क्या कर रहा था, सिर्फ हाई वालों को पास कर रहा था, लो को नहीं कर रहा था। ये ना तो लो को पास कर रहा है ना ये हाई को पास कर रहा है, ये बीच वाले फ्रीक्वेंसीज़ को पास कर रहा है। तो इसका नाम हो गया बैंड पास फ़िल्टर। अब आ जाते हैं नो पास फ़िल्टर। तो नो पास फ़िल्टर का कुछ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसका मतलब ये है कि किसी को पास नहीं करेगा। कोई भी सिग्नल दे दो ये किसी को पास करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा नो पास फ़िल्टर। एक और फ़िल्टर होता है, वो होता है ऑल पास फ़िल्टर, सबको पास कर देगा। ठीक है, एज अ बफर। ऑल पास फ़िल्टर क्या करेगा कि वो किसी को मतलब एक तरह से वो छन्नी है ही नहीं। फिर अगर आपने क्या बोलते हो उसे फ़िल्टर का नाम देना थोड़ा अजीब हो जाएगा, क्योंकि वो ऑल पास फ़िल्टर सबको पास कर रहा है, तो फ़िल्टर तो कुछ कर ही नहीं रहा है। ठीक है, नो पास फ़िल्टर क्या कर रहा है, सबको ब्लॉक कर दे रहा है, वो किसी को भी नहीं मतलब एक तरह से क्रॉस नहीं होने देगा, किसी को भी पास नहीं होने देगा। तो नो पास फ़िल्टर क्या करेगा, किसी को पास नहीं होने देगा। और एक और होता है ऑल पास फ़िल्टर, जो मैंने इसका नाम 4th नंबर दे देते हैं इसे, ये 4th है। 5th नंबर पे है आपका ऑल पास फ़िल्टर। ऑल पास फ़िल्टर क्या करेगा, ऑल पास फ़िल्टर करेगा सबको पास, किसी को नहीं रोकेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉइज़ वाला पोर्शन भी हो गया, फ़िल्टर वाला पोर्शन भी हो गया। मैंने आपको बेसिक ब्रीफ बता दिया कि ये काम क्या करते हैं। ठीक है, ये जानना ज़रूरी था आपके लिए। इसके बाद हम छोटा सा बस एक बात आपको बतानी है मुझे इसमें, कि जो आपका पूरा कम्युनिकेशन है, पूरा कम्युनिकेशन में आपके 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसके मतलब जो कोई भी एक सिस्टम डिज़ाइन करना चाह रहा है कोई भी, तो उसको उन 2 चीज़ों को, उन पैरामीटर्स को बहुत ध्यान में रख के बनाना पड़ता है अपने सिस्टम को। वो 2 पैरामीटर्स कौन से हैं वो अभी हम जान लेते हैं। पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जिन 2 पैरामीटर पर डिपेंड करता है, उसी को देख के ही आप कोई भी सिस्टम बनाते हैं। वो है आपका, सबसे पहले आपका है पावर, और दूसरा आपका बैंडविड्थ। देखिए, अगर आपको अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को एफिशिएंट बनाना है तो आप चाहोगे कि आपके जो भी आप सिस्टम बना रहे हो, जो उसमें पावर लग रही है, पावर कम से कम लगे तो और अच्छा है आपके लिए, पर इतनी भी कम ना लगे कि आपको सिग्नल ही समझ नहीं आ रहा दूसरी तरफ। मतलब आपको कुछ इस तरीके से सिग्नल को भेजना है कि सिग्नल सामने वाले को समझ भी आए और आपकी पावर भी बहुत ज़्यादा ना लगे। ठीक है, और दूसरा जो पैरामीटर है वो है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मैंने आपको बताया था, बैंडविड्थ 2 टाइप के होते हैं, एक आपका सिग्नल बैंडविड्थ होता है, आपका चैनल बैंडविड्थ होता है।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बैंडविड्थ, तो ये सिग्नल बैंडविड्थ की बात है कि आपकी जो बैंडविड्थ है, सिग्नल बैंडविड्थ जितनी कम होगी उतना अच्छा, क्योंकि अगर आपने एक ही सिग्नल को पूरी बैंडविड्थ दे दी, पूरी 0 से लेके इन्फिनाइट तक एक ही सिग्नल को आपने पूरी बैंडविड्थ दे दी है, तो मान लो जैसे मैं अभी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने 0 से लेके इन्फिनाइट तक की पूरी बैंडविड्थ रख ली और मैं किसी को कॉल लगा रहा हूँ, अब पूरी की पूरी बैंडविड्थ मुझे पकड़ा रखी है, तो ऑब्वियसली जब पूरी बैंडविड्थ पे मैं ही काम कर रहा हूँ तो फिर कोई और तो उससे मैं कॉल कर ही नहीं पाएगा। तो अगर बाकियों को कॉल करना पड़ेगा तो उनको रुकना पड़ेगा कि भैया अभी आशीष बात कर रहा है, जैसे आशीष की कॉल खत्म होगी तब मैं कॉल लगाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत इशू आ जाएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, तो ये कोई अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। तो जो सिग्नल की बैंडविड्थ है वो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो जितनी कम होगी, अगर मान लो मैं सिर्फ 1 किलोहर्ट्ज़ ले रहा हूँ और 1 किलोहर्ट्ज़ कोई और ले रहा है, 1 किलोहर्ट्ज़ करके कोई और ले रहा है, मेरे पास पूरी 100 किलोहर्ट्ज़ की पूरी चैनल बैंडविड्थ है, 100 किलोहर्ट्ज़ का मेरे पास पूरा चैनल बैंडविड्थ है, CB मैंने लिख दिया। तो अगर 1-1 किलोहर्ट्ज़ आप एक सिग्नल को दोगे तो इसमें से आप कितने सिग्नल निकाल सकते हो? 100 सिग्नल एक साथ निकाल सकते हो, क्योंकि हर एक के पास 1 किलोहर्ट्ज़ जाएगा। और वहीं अगर मेरे पास चैनल बैंडविड्थ इतनी है और मैंने हर किसी को दे दिया 0.5 किलोहर्ट्ज़, तो मैं यहाँ से कितने लोग एक साथ बात कर सकते हैं? 200 लोग, डबल हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो, अभी मैं दोबारा से बता देता हूँ कि अगर 100 किलोहर्ट्ज़ की आपकी चैनल बैंडविड्थ है और इसमें 100 लोग हैं, ठीक है, और हर एक के पास फिर आपको कितना किलोहर्ट्ज़ देना पड़ेगा? 1 किलोहर्ट्ज़ दे देंगे। तो 1 किलोहर्ट्ज़ सब अपनी फ्रीक्वेंसी पर बात करते रहेंगे। 0 से लेके 1 पे मैं बात करूँगा, 1 से लेके 2 पे कोई और बात करेगा, 2 से लेके 3 पे कोई और बात करेगा, ऐसे ही 99 से लेके 100 के बीच में कोई और बात करेगा। तो टोटल मिला के कितने लोग बात कर लेंगे एक साथ? 100 लोग। मेरे पास ये लिमिटेड है चैनल बैंडविड्थ, ठीक है। अगर मैं किसी तरह सिग्नल बैंडविड्थ को कम कर दूँ, मेरी जो 1 किलोहर्ट्ज़ की रेंज थी सिग्नल की, उसे मैं 0.5 कर दूँ, तो 0.5 अगर मैंने हर एक को दे दिया, तो अब यहाँ पे 100 लोग कितने किलोहर्ट्ज़ खर्च करेंगे? सिर्फ 50 किलोहर्ट्ज़। तो मतलब मैं अब यहाँ पे 200 लोगों को बैठा सकता हूँ बात करने के लिए। हर एक कितना लेगा? 0.5 इंटू में 200 करूँगा तो टोटल कितना निकल के आएगा? 100 किलोहर्ट्ज़। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने सिग्नल की बैंडविड्थ को कम करा तो आप एक ही चैनल से काफ़ी ज़्यादा सिग्नल को भेज सकते हो, मतलब काफ़ी सारे यूज़र एक साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है पावर और बैंडविड्थ। हमें बैंडविड्थ को, सिग्नल बैंडविड्थ को कम से कम करने की कोशिश करनी है, और जो आपकी पावर है, पावर को हमें क्या करना है? वो भी मिनिमम करने की कोशिश करनी है। पर इतना भी मिनिमम मत कर देना या इतना भी बैंडविड्थ कम मत कर देना कि आपका सिग्नल ही ख़राब हो जाए, मतलब सिग्नल ही समझ नहीं आ रहा सामने वाले को। मतलब इतना कम करना है कि सामने वाले को समझ भी आ जाए और हमारा सिस्टम जो बने वो एफिशिएंट बने, ठीक है। तो आपके बेसिक्स में जो आपका था, ये मैंने आपको सब बता दिया है। बेसिक में यही सब था, नॉइज़ था, फ़िल्टर था, ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको बता दिया वायरलेस कम्युनिकेशन का, और मैंने आपको पावर निकालनी बता दिया सिग्नल की, और मैंने जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए हैं पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में, वो पावर है और बैंडविड्थ है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप सबको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, दैट्स इट।